स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बेटा, पहले हमने चैप्टर के बारे में पढ़ा था, सेल के बारे में। फिर अब हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ब्लड के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेटा, आपने बहुत गौर से सुनना है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह और एमसीक्यूज़ वगैरह पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा बेटा जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, ब्लड है, ठीक है। ब्लड क्या चीज़ है बेटा, आपको पता है कि हमारी बॉडी में खून मौजूद है, ठीक है। और आपको पता है कि वो रेड ब्लड सेल्स उसमें होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। आपकी जो खून है उसको मेजर भी किया जाता है, उसके बहुत से फंक्शंस भी हैं, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड भी होता है, डीऑक्सीजनेटेड भी होता है, ठीक है। आपकी बॉडी में से लेके जाता है इसको, दिल से आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है आपकी तमाम बॉडी की तरफ, ठीक है। ठीक है बेटा, अब हमने इसके ब्लड की डेफिनेशन के बारे में पढ़ना है। ये तो पता है कि मौजूद होता है, पर इसका काम क्या है, दूसरा हमने ये बना हुआ किस चीज़ से है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है बेटा। ये फर्स्टली ये जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज़ का बना हुआ होता है। अब इसको टिश्यूज़ के नाम टिश्यू का नाम क्यों दे रहे हैं, तो इसकी वजह है बेटा कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं, अगर वो एक ही एक्सरसाइज सेल मौजूद हों तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो इसमें बेटा सेल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें हमें वो बता रहा है वो है मीजोडर्मल का। अब बेटा मेसोडर्मल क्या चीज़ है, हमारी जो ये हमारी जो स्किन होती है बेटा, ये डिपेंड करती है, डिवाइड करती है खुद को 3 हिस्सों में। फर्स्ट वन आपके पास एपिडर्मस होता है, सेकंड वन आपके पास मेसोडर्मल होता है, थर्ड वन आपके पास हाइपोडर्मल होता है, ठीक है बेटा। अब जो हमारे पास ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं वो मेसोडर्मल में मौजूद होती हैं, ठीक है। हमारे पास कहाँ पे मौजूद होती हैं बेटा, मेसोडर्मल में। दैट्स व्हाई वी कॉल इट मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। मतलब इसकी जो ओरिजिन है, जो इसकी साख्त है, जो इसका स्टार्टअप है, वो कहाँ से है, मेसोडर्मल से है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो चीज़ हमने इसके बारे में पढ़नी है वो हमारे पास है कंपोजिशन, मतलब ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, किन चीज़ों से कंपोज है बेटा। इसको अगर कंपोजिशन में हम देखें तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास सेलुलर पार्ट होता है, दूसरा हमारे पास नॉन सेलुलर पार्ट होता है। जो बेटा जो हमारे पास सेलुलर पार्ट होता है, ये अपने नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि ये सेल्स पर मौजूद होगा, ठीक है। जबकि हमारे पास नॉन सेलुलर जो है, इसका मतलब है कि इसमें सेल्स मौजूद नहीं होंगे, और क्या होगा, ये सॉलिड्स पे डिपेंड कर रहा होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा भी कहेंगे। मतलब ये प्लाज्मा मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों चीज़ों को मिलाकर बनेगा, ठीक है बेटा। अब हम इसके अगर सेलुलर पार्ट में देखें तो 45% जो ब्लड का हिस्सा बन रहा है वो सेलुलर पार्ट है, जिसमें आपको मिलेंगे रेड ब्लड सेल मिलेंगे, वाइट ब्लड सेल मिलेंगे और प्लेटलेट्स मिलेंगे। अगर हम इस यहाँ पे नॉन सेलुलर पार्ट्स को देखें तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्लाज्मा मिलेगा 55%। अगर इसकी हम कंपोजिशन देखें तो उसमें आपको क्या मिलेगा, फ्लूइड पार्ट मिलेगा, मतलब वाटर आपको 91% मिलेगा। जबकि सॉलिड पार्ट जो है वो आपको 9% मिलेगा, जिसमें 7% जो है वो आपके पास क्या मौजूद है, यहाँ पे बेटा प्रोटीन मौजूद है, ठीक है। बाकी आपके पास जो 2% है वो क्या मौजूद है, हार्मोन्स वगैरह और बाकी चीज़ें मौजूद हैं, बाकी सॉलिड्स वगैरह मौजूद है। इसका जो प्रोटीन है वो इसके जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। आगे फर्दर हम नॉन सेलुलर पार्ट को, ब्लड को किस में हम डिवाइड कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। हमारे पास ये बेटा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो क्या है, प्रोटीन है, जो हमने बताया आपको 7% मौजूद है इसमें। तो बेटा इसमें एल्ब्यूमिन है, फाइब्रिनोजिन है, इसी तरह आगे आपको ये सारे यहाँ पे प्रोटीन्स मिल जाएंगे, उनकी आगे क्वांटिटी भी मिल जाएगी कि कितनी कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। नेक्स्ट अगर इसका देखें हम तो हमारे पास नॉन मौजूद है, नॉन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस। ये बेटा अपने नाम से बताना चाह रहा है हमें कि आपके पास जो है ये नॉन प्रोटीन, फर्स्ट हमने पढ़ा है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस। नॉन प्रोटीन ये इसका मतलब है कि इसमें नाइट्रोजिनस पाया जाएगा लेकिन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा इस सब्सटेंस में। ये होगा हमारे पास यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिन, अमाइनो एसिड, ठीक है, और अमोनिया। इसमें बेटा क्या होगा कि इसमें नाइट्रोजन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा पाई जाएगी, प्रोटीन नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। ये जो आगे 2% आपके पास सॉलिड लिक्विड मौजूद है, ये उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें आपने क्या पढ़ना है, ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस और नाइट्रोजिनस सब्सटेंस पढ़ना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है, आपके पास है नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस। हमने पहले पढ़ा नॉन प्रोटीन और उसमें कौन से सब्सटेंस मौजूद है, नाइट्रोजेनियस। इसमें कौन से है, नॉन नाइट्रोजेनियस। मतलब अब इसमें नाइट्रोजन जो है वो नहीं मौजूद होगा, जो कि ग्लूकोज है, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, ग्लैक्टोज है और ट्रिग्लिसराइड है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो चीज़ आती है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, कैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी जो हमारे पास रिएक्शन है उसको रेट अप करने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए
हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। और यहाँ पे उसने कुछ एंजाइम्स का भी नाम दिया है, बताया है, जो कि इसमें हमारे ब्लड में मौजूद होंगे। एमिलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और आपके पास लिपेज और फॉस्फेटेज, इस तरह करके आपके पास बेटा क्या मौजूद होंगे, एंजाइम्स मौजूद होंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास पिगमेंट्स हैं, और पिगमेंट्स में हमारे पास है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन बेटा क्या है, ये पार्ट है हीमोग्लोबिन का, जो कि क्या करेगा, ये बनाएगा आपके बॉडी में उसको बनाएगा। 1 मिनट जी बेटा, जो बिलिरुबिन है ये आपकी बॉडी में ये पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन का है, और ये आपकी बॉडी में जो सेल्स टूट जाते हैं ना, सेल्स की एक मियाद होती है, ठीक है बेटा। वो जब सेल टूटेंगे तो वो क्या करेंगे, नए सेल जो बनेगा वो उसमें ये क्या करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है बेटा। ओके बेटा, अब हम आपको पता चल गया कि बिलिरुबिन जो है वो क्या करेगा आपकी बॉडी में, ये जो सेल्स टूटेंगे उनकी प्रोडक्शन में, जो दोबारा वो सेल्स बनेंगे उनकी प्रोडक्शन में ये काम करेगा। सॉरी बेटा, अजान हो रही थी जिसकी वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ा। अब नेक्स्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आ गए आपके पास बेटा। आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री 2 तरह की होती है। अब 2 पार्ट हैं केमिस्ट्री के, जो एक फर्स्ट वन ऑर्गेनिक है, नेक्स्ट वन जो है इनऑर्गेनिक है। आपने ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ा, अब इनऑर्गेनिक में क्या होगा बेटा, इसमें क्या ज़्यादातर पाए जाएंगे सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, क्लोरीन, कैल्शियम, बिकार्बोनेट, इस तरह के बेटा जो सब्सटेंस हैं वो इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने बेटा इसके देखना है कि ब्लड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनकी क्या खासियत है, कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इसका कलर है, नेक्स्ट वन इसका वॉल्यूम है, थर्ड चीज़ इसकी जो पीएच है, और नेक्स्ट आपकी विस्कोसिटी आएगी ब्लड में, ठीक है। और कलर जो है इसका रेड कलर जो होता है वो इसका ऑक्सीजन की वजह से होता है, ठीक है बेटा। अगर आपने देखा हो कि अगर स्टार्ट में सुना है तो आपने देखा होगा कि आपके पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो आपकी जो ब्लड है उसको कलर देते हैं, रेड कलर रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है, ठीक है बेटा। तो आपने यहाँ पे ये गौर नहीं किया कि उसने हमें कहा है कि ऑक्सीजन की वजह से ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स, सॉरी जो ब्लड का कलर है वो रेड है ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। तो इसमें अब बात ये है कि आपके पास जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि रेड ब्लड सेल्स उसमें पाए जाते हैं। ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, आपका जो कलर है वो आपको रेड नज़र आता है, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको जो कलर है ब्लड का वो नज़र आता है, पर्पल नज़र आता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, रेड ब्लड सेल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास मैंने अब जैसे आपको कहा कि आपकी जो एपिडर्मिस है उसके नीचे आपको मिलेगी मीजोडर्मम। मीजोडर्मम में बेटा ब्लड वेसल्स होंगी। एक आपने देखा होगा कि आपकी जो स्किन है उसमें आपको पर्पलिश कलर की और आपको मिलेगी ब्लूइश कलर की आपको वेन्स नज़र आती हैं। उसके उनमें क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, जिसकी वजह से उनका कलर चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप आ जाएँ वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम वो कह रहा है कि डिपेंड करता है कि मर्द में कितना होगा, औरत में कितना होगा और बेबी में कितना होगा। जो एवरेज वॉल्यूम है इसका ब्लड का वो क्या है, 5 लीटर्स है, ठीक है। और जो बेबी में है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसमें कितना होगा, 450 ml होगा, और अगर कोई फीमेल है तो उसमें क्या होगा, 4.5 ml। और इसकी जो पीएच वैल्यू है ये स्लाइटली अल्कलाइन होगा, और इसकी पीएच जो कंडीशन है वो 7.4 होगी, और इसकी जो विस्कोसिटी है इसकी पानी से 5 गुना ज़्यादा इसकी विस्कोसिटी होगी। किसकी वजह से, इसमें सेल्स मौजूद है और प्लाज्मा मौजूद है। अब बेटा हमने ये चीज़ तो पढ़ ली कि इसमें 2 पार्ट हैं, तो इनको जैसा कि आप सेलुलर पार्ट है, नो सेलुलर पार्ट है, इन दोनों को डिफर भी तो किया जाएगा ना, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट भी तो किया जाएगा, इन दोनों को सेपरेट भी तो किया जाएगा। उसके लिए हम एक मशीन का यूज़ करते हैं जो कि है सेंट्रीफ्यूज मशीन, जिसमें क्या किया जाता है कि एक ट्यूब में इसको ब्लड को डाला जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने बॉल पेन देखी होगी, बॉल पेन में आप देखते हैं कि एक वो सिक्का होता है, उसके अंदर मौजूद होता है, पाइप में इंक भरी हुई होती है और इर्द गिर्द उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड होती है। सेम इसी तरह से ये मशीन होती है जिसको सर्कुलेट किया जाता है, घुमाया जाता है, जिसकी वजह से जो हैवी मटेरियल है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, जो कि सेल्स होते हैं, और जो नॉन सेलुलर पार्ट है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमें जो चीज़ पढ़नी है वो हमने फर्स्टली डिस्कस करना है रेड ब्लड सेल्स को। रेड ब्लड सेल्स के बाद बेटा क्या मौजूद होगा, ऑक्सीजन मौजूद होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये रेड होंगे। और दूसरी बात ये है कि इनके पास हेमोग्लोबिन मौजूद होगा, लेकिन इनके पास न्यूक्लिएटेड सेल्स मौजूद नहीं होंगे। अगर इनकी हम काउंट करें तो इनके मेल्स में आपको 5.4 मिलेगा, फीमेल में 4.7 मिलियन मिलेंगे आपको रेड ब्लड सेल्स। और ये जो इन्फेंट है, मतलब जो बच्चे होते हैं,
उनमें क्या होगा 6.0 मिलियन। नेक्स्ट इसकी कंपोजिशन की तरफ जाते हैं तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस मौजूद नहीं होंगे, जैसा कि उन्होंने हमें पहले ही बता दिया। और इनके पास क्या मौजूद होगी, हीमोग्लोबिन मौजूद होगी, ठीक है, HB मौजूद होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास उसने कंपोजिशन में इसमें बता रहा है वो कह रहा है कि ये रेड ब्लड सेल में आपको मेनली जो चीज़ें मिलेंगी वो क्या होंगी, वाटर 65%, सॉलिड सेमी सॉलिड 35% और हेमोग्लोबिन की जो मिकदार है वो 33% होगी। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस हैं उनकी भी क्या होगी 2% वो मौजूद होंगे, जिसमें प्रोटीन होंगे, फॉस्फोलिपिड्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल होंगे बेटा। और आपके पास क्या होगा, यूरिया, केराटिन, अमाइनो एसिड होगा, सेम जैसे हमने पीछे ब्लड के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट इसकी अगर शेप के बारे में पढ़ें बेटा तो शेप में वो कह रहा है कि इसमें जो इसकी डिस्क होगी वो क्या होगी, बाइकनकेव होगी। क्या होगी बेटा, फ्लैटेंड होगी, बाइकनकेव होगी, डिप्रेस्ड होगी इन द सेंटर, मतलब सेंटर में, दरमियान में, अंदर की तरफ धंसी हुई होगी, डम्बेल की तरह होगी, ठीक है। ठीक है बेटा, जो इसमें मेन चीज़ बता रहा है वो इसकी ये है कि डम्बेल शेप की होगी और उसके बाद इसकी बाइकनकेव होगी और दरमियान में से अंदर की तरफ धसी हुई होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर इसमें चीज़ उसने बताई है वो है लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और लाइफ स्पैन मतलब इनकी जो उम्र होगी वो क्या होगी, 120 डेज़ होगी। और इन द न्यूनेंटल बेबी मतलब जो बच्चे होंगे उनमें रेड ब्लड सेल का जो होगा लाइफ टाइम होगा वो शॉर्ट होगा और 70 to 90 डेज होगा, ठीक है। फॉर एनर्जी रेड ब्लड सेल डिपेंड ऑन द प्लाज्मा ग्लूकोज, ठीक है बेटा। अगर आपने ऑर्गेनाइज पढ़ी थी पहले तो उसमें आपने देखा होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे पास पावर हाउस ऑफ ये सेल है, एनर्जी का पावर हाउस है। तो उसमें वो क्या करता है, एनर्जी क्रिएट करता है। और इसमें उसने कहा है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद ही नहीं है, तो ये एनर्जी कहाँ से लेगा, ग्लूकोज से लेगा, प्लाज्मा से लेगा। इसमें प्लाज्मा तो मौजूद है ना, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल, सेल की जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन है वो कैसे होगी, कब होगी, किस किस टाइम होगी, कहाँ कहाँ होगी। तो वो कह रहे हैं रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस विच आर डिस्क्राइब लो, मतलब डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट एरिया में रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगे। फर्स्ट ट्रीमेस्टर, फर्स्ट 3 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी आपके पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो उनकी क्या होगी, प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम फेटल लाइफ से, मतलब जैसे फर्स्ट जो 3 मंथ्स होंगे उसमें ये प्रोड्यूस होंगे यॉक सैक में, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन से हमारे पास यॉक बन के आएगा एग का, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास सेकंड ट्रिमेस्टर होगा 3 to 6 मंथ में, तो अब ये लीवर में, स्प्लेन में और लिम्फ नोड्स में प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो ट्रिमेस्टर है जो कि लास्ट मंथ चल रहे होंगे 6 to 9 मंथ, ठीक है। इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग द लास्ट ट्रिमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी एंड द आफ्टर बर्थ दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द बोन मैरो। तब ये रेड ब्लड सेल्स कहाँ से प्रोड्यूस होंगे बेटा, बोन मैरो से, ठीक है। वो कह रहा है अप टू द एज ऑफ द 5 ईयर ऑल बोन्स प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स। 5 साल की उम्र तक जो या उससे कुछ टाइम पहले तक उसके बाद तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो तमाम हड्डियों से मौजूद बनेंगे, ठीक है। और उसके वो कह रहा है कि आफ्टर द एज ऑफ द 20 साल की उम्र के बाद जो बोन मैरो है लॉन्ग बोन्स का वो क्या रेड ब्लड सेल नहीं बनाएगा, ठीक है। और आफ्टर द एज ऑफ 25 ईयर्स रेड ब्लड सेल जो है वो क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे मैरो में ऑफ द मेम्ब्रेनियस बोन। लार्ज बोन इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी, मेम्ब्रेनियस बोन इसमें इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि स्ट्रेनम, रिब्स और द वर्टिब्री इलियम, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ में आ गई है। वो कह रहे हैं फैक्टर नीडेड फॉर द एंथ्रोपोइसिस। एंथ्रोपोइसिस बेटा क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल, प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। वो कह रहे हैं विटामिन B12 इज एसेंशियल फॉर द DNA सिंथेसिस, विटामिन C एंड द फॉलिक एसिड बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द एंथ्रोपोइसिस। ये विटामिन D और विटामिन C और द फॉलिक एसिड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कह रहा है प्रोटीन अमाइनो एसिड नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबिन इन द सिंथेसिस ऑफ द हेमोग्लोबिन, ठीक है। इंट्रिंसिक हमारे पास फैक्टर हैं FE एंड सम हार्मोन्स आर आल्सो एसेंशियल फॉर द। बेटा हमने कहा कि हमारे पास जो ब्लड है वो मिलकर बना हुआ है, इसमें 96% जो है 91% जो है इसमें वाटर मौजूद है और 9% जो है बेटा हमारे पास वो प्लाज्मा मौजूद है। और प्लाज्मा में जब हमने पढ़ा उसने हमें बताया कि प्लाज्मा में हमारे पास 7% जो है वो प्रोटीन मौजूद है और 2% जो है हमारे
हमारे पास वो हार्मोन्स मौजूद हैं। तो बेटा ये जितनी भी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, ये सारी इसकी फॉर्मेशन में, ब्लड की फॉर्मेशन में क्या करती हैं, रेड ब्लड सेल की हेल्प करती है, जिनको भी यहाँ पे सबको डिस्कस कर रहा है। वो कह रहे हैं एंथोप्रेसिस इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन किडनी रिलीज एंथोप्रेटिन विच स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन द रेड बोन मैरो। वो कह रहा है कि अगर आपके ब्लड में ये ऑक्सीजन में, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो किडनी क्या है, एक एंजाइम, एक सब्सटेंस को रिलीज़ करेगी जिसको हम क्या कहेंगे, एथ्रोपोइटिन कहेंगे, जो कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में मदद देगा। ठीक है बेटा, आगे वो हमें फिजियोलॉजिकली वेरिएशन बता रहा है कि इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी रेड ब्लड सेल की काउंट में। ड्यूरल वेरिएशन इन रेड ब्लड सेल 5% वेरिएशन अकर इन द 24 आवर्स, द काउंट इज लोएस्ट ड्यूरिंग द स्लीप एंड द अर्ली मॉर्निंग आवर्स एंड द हाइस्ट ड्यूरिंग इवनिंग। वो कह रहा है कि इसमें 24 आवर में अगर इसको हम काउंट करें तो इसका जो रेट है वो लो होगा जब आप सो रहे होंगे, जब आप सुबह उठेंगे, और जब शाम के टाइम इसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करेगा ड्यूरिंग इन एक्सटर्नल टेम्परेचर। वो कह रहा है कि रेड ब्लड सेल काउंट इंक्रीज ड्यूरिंग एंड इंक्रीज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर। अगर बाहर का टेम्परेचर जो एक्सटर्नल टेम्परेचर वो इंक्रीज़ हो गया तो रेड ब्लड सेल भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। हाई एल्टीट्यूड रेड ब्लड सेल काउंट इंक्रीज एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू द लेक ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी की वजह से रेड ब्लड सेल्स की जो काउंट है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। हाइपोक्सिया इंक्रीज द रेड ब्लड सेल काउंट। हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। एक्सरे रिपीटेड एक्सरे डिक्रीज द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन बाय द डिप्रेसिंग बोन मैरो एक्टिवली। कि बार बार अगर आप एक्सरे करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल जो है उनकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अब बेटा इतनी चीज़ें तो हमने पढ़ ली कि अच्छा ठीक है ये काम क्या क्या करेगा, कहाँ कहाँ होगा। तो अब इसके फंक्शंस पढ़ने हैं कि ये किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। फर्स्ट में ये रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, जाहिर सी बात है हमारे पास जो ये इसमें ऑक्सीजन है ये हमें रिस्पायरेशन में बहुत अहम किरदार अदा करती है। विदाउट ऑक्सीजन रिस्पायरेशन का जो अमल है वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल है, तो इनके पास हेमोग्लोबिन होगा विच ट्रांसफर ऑक्सीजन द कार्बन डाइऑक्साइड। इट कंटेन द एक्रोबोनिक एंड हाइड्रेस एंजाइम विच एक्सेलरेट द फॉलोइंग रिएक्शन। उसने हमें कहा है कि ये क्या करेगा, रिस्पायरेशन जो है रिस्पायरेशन में अमल करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास एंजाइम भी मौजूद है और दूसरी बात इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है उसने हमें यहाँ से रिएक्शन में भी समझाने की कोशिश की है बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वो हमें कह रहा है एसिड बेस बैलेंस। रेड ब्लड सेल हेल्प टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस बाय द बफरिंग एक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड अदर इंटरसेलुलर बफर। ये हमारे पास एसिड बेस में भी बैलेंस करने में क्या करेगा, मदद करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटेनेंस आयनिक बैलेंस। रेड ब्लड सेल जो है वो क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो है उसको मेंटेन करने में भी, मतलब जो इजाज़तनामा देगा हमें सेल मेम्ब्रेन, उसमें भी अहम किरदार अदा करेगा। विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड जो है वो भी रेड ब्लड सेल ही मेंटेन करेंगे, क्योंकि हाई अमाउंट में यही पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, और ये बनते भी रहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गई आपको। ओके बेटा, नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के बारे में हमने काफ़ी ऊपर पढ़ लिया है, जो कि बता रहा है हमें ये क्या नाम है इसका, रेड ब्लड सेल बता रहा है कि मेरे पास हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो हमने कहा इसको भी पढ़ लें कि ये क्या क्या रहा है हमें। तो हेमोग्लोबिन जो है, ये वर्ड हेमी का मतलब है कि ये इसके पास नॉन प्रोटीन पार्ट है, ग्लोबिन का मतलब है कि प्रोटीनियस पार्ट। ठीक है, हेमोग्लोबिन जो है इसमें एक हिस्सा जो होगा वो डिपेंड कर रहा है नॉन प्रोटीन पार्ट पर, और एक हिस्सा जो है वो डिपेंड कर रहा है प्रोटीन पार्ट पर। ठीक है, हेमोग्लोबिन इज रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। इट कंसिस्ट ऑफ द 4% ऑफ द हीमे एंड द ग्लोबिन 96%। मतलब हमारे पास जो 4% है ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, और हमारे पास जो ग्लोबिन है 96% ये प्रोटीनियस पार्ट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है इसकी ब्लड में वैल्यू कितनी होगी। मेल में 14 to 16 होगी, फीमेल में 12 to 14, और न्यू बॉर्न बेबी और फिटस में कितनी होगी 23/100 ml। ठीक है, रेफरिंग टू द अबव वैल्यूज वी नो द अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन इज ग्रेटर इन मेल्स एंड देन इन फिटस एंड एक्सपोर्ट टू द फीमेल। यहाँ पे वो हम कह रहे हैं कि हमने इसकी वैल्यू को देखते हुए हमें ये इस बात की समझ आ रही है कि मेल में ज़्यादा है, फिर उससे कम फीमेल में, और उसके बाद न्यूबॉर्न बेबी में। रेगुलेशन ऑफ द HP, रेगुलेशन ऑफ द
एच बी डिपेंड अपॉन द काउंट ऑफ द रेड ब्लड सेल, रेगुलेशन डिपेंड अपॉन द रेड ब्लड सेल रेगुलेशन। बेटा जब आपका क्या कहते हैं इसको, बहुत ही ज़्यादा आपका बीपी लो हो जाता है, आप ब्लड चेक करवाते हैं तो उसमें कहता है आप में एच बी काफ़ी आपकी डाउन हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो रेड ब्लड सेल हैं वो काफ़ी क्या हो गए हैं, डाउन हो गए, जिसकी वजह से आपका कलर भी चेंज होना शुरू कर रहा है। तो वो कह रहा है कि इसकी जो रेगुलेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, रेड ब्लड सेल पे डिपेंड कर रही है। फिजियोलॉजिकली वेरिएशन एनी कंडीशन फैक्टर दैट इंक्रीज और डिक्रीज द रेड ब्लड सेल काउंट विल इफेक्ट द हेमोग्लोबिन। अगर आपके रेड ब्लड सेल को कोई खतरा या कोई मसला होगा तो इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन को भी मसला होगा। इसकी सिंथेसिस में कुछ पार्ट्स इन्फेक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि प्रोटीन है। प्रोटीन आर द नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ग्लोबिन है ये प्रोटीनियस पार्ट है, तो इसमें क्या है, जो प्रोटीन है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करेंगे। मेटल एफ एसेंशियल फॉर द हेमोग्लोबिन सिंथेसिस। और हमारे पास जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसके पास क्या मौजूद होगा, आयरन मौजूद होगा एफ जो कि हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस में क्या करेगा, अहम किरदार अदा करेगा। विटामिन यहाँ पे B12 एंड विटामिन सी आर द नेसेसरी फॉर द हेमोग्लोबिन सिंथेसिस में विटामिन बी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गई है। आगे हमने इसके फंक्शंस पढ़ने हैं कि ये हेमोग्लोबिन क्या काम कर रहा है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, अगर तो ये रेड ब्लड सेल्स में मौजूद है तो जो जो काम रेड ब्लड सेल करेगा उसमें सब में ये भी पंगा लेगा। उसके साथ साथ गुलाम और आका वाला रिश्ता रखते हुए जैसे जैसे आगे रेड ब्लड सेल जा रहा है पीछे पीछे हीमोग्लोबिन जा रहा है। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल फॉर द O2 कैरिंग इट कंबाइन रिवर्सिबली एंड लूज विद ऑक्सीजन द सप्लाई टिश्यू फ्रॉम द लंग इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है, अहम है किसके लिए, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। और क्या करेगा, ये कंबाइन कर देगा विद रिवर्सिबली एंड लूज ऑक्सीजन के साथ। वो जो क्या करेगा, सप्लाई कर देगा टिश्यू से, और टिश्यू से कहाँ चले जाएंगे, लंग्स में, इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करेगा। और उसके बाद आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की भी क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा। कैरी सेम अमाउंट ऑफ द CO2 इनटू लंग फ्रॉम द टिश्यू, मतलब ये सेम अमाउंट लेगा, जितनी ऑक्सीजन की होगी उतनी कार्बन डाइऑक्साइड की ले लेगा। कहाँ से लेगा, लंग्स से लेगा, और कहाँ देगा किसे, टू द लंग्स, लंग्स की तरफ लेके जाएगा, फ्रॉम टिश्यू मतलब टिश्यू से लेके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे वो उसने फिग के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है हमें, जिसमें वो बता रहा है कि जो हमारे पास एल्वियुलर एयर स्पेस में ऑक्सीजन को लेके जा रहा है और फिर वो आगे प्लाज्मा में जाके दे रहा है, प्लाज्मा से आगे रेड ब्लड सेल को दे रहा है, फिर वो आगे भी फर्दर वो जैसे बॉडी में सर्कुलेट कर रही है, वो सारा यहाँ पे हमें बता रहा है। ये भी एसिड और बेस में क्या करेगा, एसिड बेस में बैलेंस करेगा। ठीक है, जैसे कि रेड ब्लड सेल करे, सब इनके मेन काम मिलते हुए हैं। ठीक है, पिगमेंट में वही बिब्लोबिन इसके पास ये आ गया है, पिगमेंट आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एनीमिया है। एनीमिया क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो खून की कमी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। ठीक है, वो डेफिनेशन के थ्रू हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो बता रहा है anemia may be defined as a decrease or level of the HB percentage in the blood below the reference level of the age and the sex of the individual। जितनी उन्होंने हमें ऊपर वैल्यूज़ बताई हैं कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की, रेड ब्लड सेल्स की जो मिकदार है वो इतनी होनी चाहिए। अगर उससे कम होगी तो आपकी बॉडी में क्या होगा, एक बीमारी होगी जिसको हम क्या कहेंगे, एनीमिया। वो कह रहे हैं इसकी क्लासिफिकेशन है ब्लड लॉस एनीमिया, एक्यूट पोस्ट है हीमोरेजिक एनीमिया। इसमें क्या होगा कि आपकी सर्जरी है, ट्रॉमा है, जिसकी वजह से आपका ब्लड लॉस हुआ है, उसको क्या कहेंगे, ब्लड लॉस एनीमिया। नेक्स्ट है क्रॉनिक हीमोरेजिक एनीमिया। इसमें क्या होगा, आपको अल्सर होगा, पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा, मैलिग्नेंसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में से ब्लड की क्या होगी, एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आप इसको भी एनीमिया का नाम दे सकते हैं। इंक्रीज रेट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल, हेमोलाइटिक एनीमिया। इसमें क्या होगा कि जो रेड ब्लड सेल है उनकी डिस्ट्रक्शन जो हो रही है, तबाह बर्बाद हो रहे हैं, उसके जो रेट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जो कि कंडीशन होगी हेमोलाइटिक एनीमिया। इम्पेयर रेड ब्लड सेल, मतलब आपके जो डिस्ट्रक्शन होगी रेड ब्लड सेल की, उनको दोबारा से रिपेयर नहीं किया गया, ये सेट नहीं किया गया, तो उसमें भी क्या होगा, एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस करनी पड़ेगी। डिस्टर्बेंस ऑफ द प्रोलिफरेशन एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टेम सेल, ए प्लास्टिक एनीमिया, प्योर रेड ब्लड सेल एप्लेसिया, एनीमिया ड्यू टू द रेनल फेलियर, एनीमिया ड्यू टू द एंडोक्राइन डिसऑर्डर। ये
कुछ उसने हमें मसले मसाइल बताए हैं कि इसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में एनीमिया की एनीमिया की बीमारी होगी। डिस्टर्बेंस ऑफ द प्रोलिफरेशन एंड द मेचुरेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल, डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस। अगर आपकी बॉडी में डीएनए की सिंथेसिस चल रही है तो अगर उसमें भी कोई फॉल्ट आ गया तो उसकी वजह से भी आप में क्या होगा, क्योंकि हमारी जो बोन मैरो है उसने भी रेड ब्लड सेल बनाने हैं, हमारे लीवर ने भी रेड ब्लड सेल बनाने हैं। तो यहाँ पे रेड ब्लड सेल की सब में क्या हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है। तो जिसकी वजह से अगर डीएनए की सिंथेसिस जो है वो भी डिस्टर्ब हो रही है तो उसमें एनीमिया की बीमारी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी और द इम्पेयर यूटिलाइजेशन द विटामिन B12 एंड द फॉलिक एसिड। अगर इनकी भी डेफिशिएंसी होगी तो जाहिर सी बात है हमें HB की डेफिशिएंसी होगी। डिफेक्टिव HB सिंथेसिस, अगर हीमोग्लोबिन की भी सिंथेसिस सही तरह से नहीं हुई तो एनीमिया काज होगा। अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ द HB मतलब सिकल सेल एनीमिया, जिसमें क्या होगा कि अगर एनीमिया आपकी जो इसकी फॉर्मेशन है HBL की, HBL कह रही हूँ, HB हीमोग्लोबिन की, तो क्या होगा आपकी बॉडी में एनीमिया की डेफिशिएंसी काज हो जाएगी। ठीक है। एनीमिया को आगे जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसने एक जिसको शजरा कहते हैं उसमें उसने एक टेबल में बना के हमें दे दिया। यहाँ पे उसने एक उसकी टाइप को डिस्क्राइब किया है। ए प्लास्टिक एनीमिया, इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया रेड ब्लड सेल्स एंड द वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स काउंट आर द डिक्रीज ड्यू टू बोन मैरो की वजह से इनकी जो तादाद है वो कम हो जाएगी। ए प्लासिया डिफेक्टिव डेवलपमेंट और द कोंगेनिटल एब्सेंस एंड द लेक ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द बोन मैरो। अगर आपका बोन मैरो जो है वो सही से काम नहीं कर पा रहा कोई मसले की वजह से, तो रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। इसकी कासेस क्या है, कोंगेनिटल फेनकोनिस एनीमिया और क्वाइट सेकेंडरी प्लास्टिक एनीमिया और रेडिएशन हार्ट्स ऑफ द एटॉमिक एनर्जी एंड एक्सरेज। मतलब आपकी जो एक्सरे आप करवा रहे हैं या कोई आपकी रेज हैं, जो एक्सरेज हैं आपकी बॉडी में एंटर हो रही है और आपके रेड ब्लड सेल्स को क्या कर रही हैं, तबाह बर्बाद कर रही हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक एनीमिया होगी। केमिकल्स में इसमें इन्वॉल्व होंगे, ड्रग्स भी इन्वॉल्व होंगे, मसलिस मतलब प्रेगनेंसी, ट्यूबरकुलोसिस मतलब आपकी कोई बीमारी, प्रेगनेंसी में भी आपका जो खून है उसके काफ़ी लॉस होता है और ट्यूबरकुलोसिस जो है मतलब टीबी में भी आपका जो खून है वो जलने लगता है। ठीक है। अगर नेक्स्ट वो हमें बताना चाह रहा है क्लिनिकल फीचर के बारे में। क्लिनिकली अ पेशेंट हैव द प्रोग्रेसिव एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज ऑफ द रेड ब्लड सेल हेमोरेजिक स्पॉट इन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इंक्लूड ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स एंड द एपिस्टेक्सिस, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज ड्यू टू द thrombocytopenia and the fever with the ulcer in the oral cavity and the throat are the seen due to the granulocytopenia। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें क्या होगा, जो क्लिनिकल फीचर में वो बता रहा है कि आपके पस है कोई होगी या आपकी क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो गया जिसकी वजह से आपके नाक में से ब्लीडिंग और आपके कान में से भी खून आ सकता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल जो उनकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट बता रहा है। ट्रीटमेंट में वो हमें यहाँ पे बता रहा है कि दिस टाइप ऑफ द एनीमिया इज ट्रीटेड बाय द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। आपकी जो 25 ईयर के बाद जो आपकी एज है वो आपके बोन मैरो मेम्ब्रेनियस जो बोन है वही आपकी बॉडी में सेल्स बना रहे होते हैं, रेड ब्लड सेल बना रहे होते हैं। अगर उसमें आपके कोई मसला वाकई हो रहा है तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा कि आपकी बोन मैरो जो है उसको ट्रांसप्लांटेशन की हो जाएगी। रेगुलर रेड ब्लड सेल्स कंसनट्रेशन, जो ट्रांसफ्यूशन, प्लेट सेल ट्रांसफ्यूशन एंड द यूज़ ऑफ द एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉइड। इसमें क्या दिया जाएगा, आपको एंटीबायोटिक दिए जाएंगे, स्टेरॉइड दिए जाएंगे और इनकी ट्रांसप्लांटेशन की जाएगी। दूसरी हमें वो कह रहा है megaloblastic anemia. In this type of the anemia, the anthroblast and are large, odd-shaped. Thus, the name is the megaloblast anemia. They are the two principal type of the megaloblastic. One is the caused by the lack of the vitamin B12, and other is the caused by the deficiency of the folic acid. दो अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई है तो तब भी आपको खून की कमी हो सकती है। ठीक है। विटामिन B12 मतलब आपके हीमोग्लोबिन का रेट है वो क्या हो सकता है, लो हो सकता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया काज इनएडिकेट इनटेक ऑफ द डाइट, इम्पेयर्ड अब्सॉर्प्शन। अगर आपकी बॉडी सही से खुराक को हजम नहीं कर पा रही, आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, तो अगर आपका रेगुलर जो एक सीक्वेंस है वो भी नहीं चल रहा तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपको ये B12 डेफिशिएंसी हो सकती है।
नेक्स्ट वो हमें यहाँ पे डिसऑर्डर बता रहा है, डिसऑर्डर ऑफ द टर्मिनो इलियम द ट्रॉपिकल स्पीरियो मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ द डिसीज नॉन ट्रॉपिकल स्पीरियो एंड द रीजनल इंटेस्टिनल रिजेक्शन neoplasm and the granulomatous disorder, competition of for the vitamin B12, fish tapeworm infection और बैक्टीरिया ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। ये हमें कुछ यहाँ पे वो बता रहा है कि इसको क्योर कैसे करना है, इसको हमने हल कैसे करना है, जिसमें वो यहाँ पे हमें कुछ ये तरीकाकार बता रहा है कि इसको हमने ख़त्म कैसे करना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारे पास आ गया है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, इनएडिकेट इनटेक ऑफ द डाइट, अनबैलेंस आपकी डाइट होगी, एक्सेसिव कुकिंग की वजह से हो सकता है, कॉमन इन अल्कोहलिक टीनेजर एंड द समटाइम इन इन्फेंट्स, ओल्ड एज, पुअर कंडीशन एंड द स्टार्वेशन, भूख की वजह से, पुअर कंडीशन की वजह से, आपकी बहुत ज़्यादा कुकिंग की वजह से, इनबैलेंस डाइट की वजह से। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो कि किचन में खाना बना रही होती हैं, मुसलसल बनाने की वजह से क्या होता है, उनकी अपनी भूख मर जाती है और वो खाना होते हुए भी नहीं खाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनके अंदर ये जो डाइट है वो इम्बैलेंस हो जाती है, उनको फॉलिक एसिड की क्या हो जाती है, बीमारी हो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। मेल एब्जॉर्प्शन, ट्रॉपिकल स्पीरियो ड्रग्स और इंक्रीज रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी, आपकी जो प्रेगनेंसी है या हेमोपेरेसिस है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है इस कंडीशन में। और क्या होता है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से आपके रेड ब्लड सेल्स सही से नहीं बन पाते, जिसकी वजह से आपको एनीमिया होता है। अदर कासेज हैं ड्रग विच इम्पेयर डीएनए मेटाबॉलिज्म, मेरकैपेटोप्यूरिन, फ्लोरोयूरेसिल और द साइटोसिन्स। ये भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी फॉर्मेशन सही ना होने की वजह से। परनिसियस एनीमिया, इसमें इस टाइप में क्या होगा, इन विच देयर इज एट्रोफी ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा विच रिजल्ट द फेलियर ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन, सो विटामिन B12 इज नॉट अब्जॉर्ब, दिस रिजल्ट इन द परनिसियस एनीमिया। इसमें क्या, दिस टाइप ऑफ द एनीमिया इन विच देयर इज द एट्रोफी ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा विद द रिजल्ट फेलियर ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन, मतलब आपके जो स्टमक है उसमें क्या होगा, इंट्रिंसिक जो फैक्टर हैं जो कि विटामिन जो 12 है उसकी अब्जॉर्प्शन में मदद दे रहे हैं, उनकी फॉर्मेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको परनिसियस एनीमिया हो सकता है। काजेज क्या है, सेम एज दैट द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होगा, B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ये आपके काम होगा आपकी बॉडी में। क्लिनिकल फीचर जो हैं, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द परनिसियस एनीमिया एज अ लेस सिक देन दैट द सफरिंग विद द फ्लूइड डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब इसमें जो फॉलिक एसिड वाले जो पर्सन्स होते हैं उनसे थोड़ा सा इसका जो रेट है वो कम होता है। पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ द वीकनेस, वेट लॉस, डिस्पीनिया और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, साइनको लॉस ऑफ द कॉन्शियस, द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन आर द पेल, द सरफेस ऑफ द टंग इज यूजुअली स्मूथ एंड द एट्रोफिक बट समटाइम इट इज रेड एंड द इनफ्लेम्ड स्प्लिन में बी अवेलेबल। इसमें क्या होगा बेटा, जब आपकी जो आपका स्टमक है वो जो उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं B12 की डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए या यूज अब्जॉर्ब करने के लिए, जब वो प्रोड्यूस नहीं होंगे तो आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको वीकनेस महसूस होगी, वेट लॉस होगा, आप सही से सांस नहीं ले पाएंगे और आपको सर्वाइव करने में क्या होगी, मुश्किल होगी। ठीक है, आपकी ज़बान जो है वो भी चलती रहेगी। ट्रीटमेंट क्या है, दिस एनीमिया इज ट्रीटेड विद द हाइड्रो ऑक्सीकोब्लामिन 1000 माइक्रोग्राम्स होगा इंट्रामस्कुलरी टू द टोटल ऑफ द 4000 to 6 माइक्रोग्राम ओवर द कोर्स ऑफ द 3 वीक्स, दिस वीक अच्छा जी 3 वीक्स होगा। 1000 माइक्रोग्राम ऑफ द हाइड्रोक्सीकोब्लामिन इज नेसेसरी फॉर द एवरी 3 मंथ ऑफ द रेस्ट ऑफ द पेशेंट लाइफ। बड़े ये उसने कुछ हमें यहाँ पे बताया है कि ये चीज़ें इन्वॉल्व होंगी मेडिकली, कि आपने अगर इंजेक्शन लगवाने हैं या आपने कोई मेडिसिन यूज़ करनी है तो उसमें इतनी क्वांटिटी की, ये जो क्वांटिटी उसने बताई है इस क्वांटिटी की आपने चीज़ें क्या करनी है, यूज़ करनी है। नेक्स्ट हमें वो डेफिशिएंसी बता रहा है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। इसमें क्या होगा, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। इसकी वजह क्या होगी, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की वजह से, जैसे इसमें हमने पीछे पढ़ा है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की वजह से बहुत बड़ी टाइप है इसमें,
इसमें हाई रेट पर फॉलिक एसिड की क्या हो जाएगी, कमी होगी। क्लिनिकल पिक्चर में पेशेंट विद द फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में भी एस्मोप्टोमेटिक होंगे। इफ द डेफिशिएंसी ऑफ द फॉलिक एसिड वेयर ही मे प्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल पिक्चर सिंस द malnutrition that is responsible for the folic acid deficiency is also produce other deficiencies as well। बेटा क्या होगा कि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी इसकी फॉलिक एसिड की वजह से, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एस्मोपोटोमेटिक कहेंगे। इसकी डेफिशिएंसी जो होगी वो काफ़ी स्पेयर होगी और इसमें बहुत मसला होगा, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा है कि ये फॉलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी है ये B12 डेफिशिएंसी से भी क्या है, ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे इट इज़ इन इट मोस्ट ऑफ द केसेस द पेशेंट में अपीयर ऑब्वियसली malnourished। The onset of the anemia is associated with the non-specific system such as the weakness, weight loss, easy fatigue। मतलब ये क्या होगा, इसमें भी जो पेशेंट है वो हर वक्त थका थका रहेगा। ठीक है, उसमें वीकनेस होगी, वही सेम जो चीज़ें हमने B12 में पढ़ी हैं इसमें भी वही होंगी। मतलब इसमें उसके अंदर ताकत नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, हर वक्त गिरा गिरा रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ भी अकर हो सकती हैं। ठीक है, अगर इसका कंट्रास्ट करवा दिया जाए B12 डेफिशिएंसीज़ की वजह से, तब थोड़ी सी यहाँ पे चांसेस होंगी कि इसमें न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज़ ना अकर हों। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि डेली बेसिस पे क्या एक डोज दी जाए 5 mg की, किसकी, फॉलिक एसिड की ओरली। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है आयरन डेफिशिएंसी है। आयरन डेफिशिएंसी में क्या होगा कि आयरन की कमी हो जाएगी। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ द आयरन प्रेजेंट फॉर द हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए जितनी अमाउंट की हमें ज़रूरत है आयरन की, वो इसमें मौजूद नहीं होगी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, लो इनटेक, इंक्रीज डिमांड, प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, लैक्टेशन और द लेसिटेशंस और एक्सेस मेंस्ट्रुअल फ्लो की वजह से, मतलब ये प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, इन्फेंसी में, लेसिटेशन में और मेंस्ट्रुएशन में भी क्या हो सकता है, उसमें अगर आपका ब्लड का जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो है उसकी वजह से क्या होगा, आयरन की डेफिशिएंसी होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ब्लड के फ़्लो की वजह से अक्सर फीमेल्स या कोई पर्सन है वो क्या हो जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। ठीक है, मेल अब्जॉर्प्शन है, प्रेशियर कंप्लीट गैस्ट्रोटोमी है आपके पास। इसी तरह से ये सारी जो इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी में भी क्या होता है, आप में आयरन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है और टीबी के मरीज़ों को भी क्या दिया जाता है, फॉलिक एसिड दिए जाते हैं ताकि उनमें आयरन की जो भी डेफिशिएंसी है उसको क्या किया जाए, क्योर किया जाए। एक्यूट और द क्रोनिक ब्लड लॉस है, पेप्टिक अल्सर्स हैं, इसमें आ जाएगा क्लोनिकल कार्सिनोमा और इसमें ये सारी चीज़ें जो हुक्म में इन्फेक्शंस है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, सिसऑर्डर्स हैं, इसमें ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इन्वॉल्व होंगी, जो कि जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इसमें आयरन की डेफिशिएंसी है और उसको फिर क्योर करने के लिए क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। इसमें जैसे कि बाकी हमने देखा, जितनी हमने ऊपर बीमारियों के एनीमिया की डेफिशिएंसीज़ के बारे में पढ़ा है, उसमें क्या है, इसमें भी सेम इसी तरह से होगा कि जो मरीज़ है वो थकावट महसूस करेगा, वीकनेस महसूस करेगा। आयरन की डेफिशिएंसीज़ की वजह से इसमें काफ़ी एपिथेलियल चेंजेस भी आएंगे। इसके जो नेल हैं वो टूट फूट का शिकार होंगे, इसके जो हेयर हैं वो भी टूट फूट का शिकार होंगे। इसकी ट्रीटमेंट के लिए द करेक्ट लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज टू फाइंड एंड द ट्रीटमेंट द अंडरलाइंग कॉज। Oral iron is advised in the form of the ferrous sulfate in the dose of the 600 mg daily. If the patient intolerance to the intolerance to oral preparation due to the pulmonary Wilson syndrome, he may be advised parenteral iron। इसमें क्या होगा कि अगर जो पर्सन है जिसकी जाहिर सी बात है ज़बान भी जल रही है और उसका स्टमक भी जल रहा है, तो फिर क्या होगा, उसको ओरल नहीं दिया जाएगा, उसके लिए एक नया रास्ता इख्तियार किया जाएगा। ठीक है, आयरन डिक्शन कैन बी गिवन इन द डोजेज ऑफ द 50 to 250 mg डेली बाय द डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, उसको इंजेक्शन से लगाए जाएंगे। ठीक है, इट इज़ बेटर टू गिव द ब्लड ट्रांसफ्यूशन द केस व्हेन द HP इज लेस देन 5 mg पर्सन
एक पर्सन जो है जिसे बहुत ज़्यादा मसला हो गया है ये डेफिशिएंसी की वजह से, तो उसके लिए मेडिसिन्स लेना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो उसको क्या करेगा, निगल नहीं पाएगा। इसलिए इसके लिए क्या करेंगे, हम इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हेमोलाइटिक ये है हमारे पास एनीमिया है, और इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन होगी रेड ब्लड सेल्स की। इन दिस टाइप ऑफ द एनीमिया देयर इज़ अर्ली रप्चरिंग ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड द रिलीज ऑफ द हेमोग्लोबिन। इसमें क्या होगा कि रेड ब्लड सेल की तोड़फोड़ हो जाएगी। डिफरेंट abnormalities of red blood cell may of the which of the heredity are required make the cell very fragile so that they rupture easily। मतलब ये इसको जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसको इस कदर क्या कर देंगे, थिन कर देंगे, उसकी जो अमाउंट है उसको बहुत ज़्यादा लो कर देंगे बाय द रप्चरिंग। इवन तो द नंबर ऑफ द रप्चर फॉर्म्ड इज कम्प्लीटली नॉर्मल, देयर लाइफ इज़ सो शॉर्ट दैट इज काज अनीमिया। मतलब जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बन रहे होंगे वो क्या, उनकी जो रेंज होगी वो नॉर्मल होगी, जितने डेली बेसिस पे बन रहे हैं रेड ब्लड सेल, लेकिन उसमें क्या होगा, उनका जो लाइफ स्पैन होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से एनीमिया काज होगा। ठीक है, काजेज ऑफ द हेमोलाइटिक एनीमिया, इंट्राकॉप्सुलर अबनॉर्मलिटी, हेरिडिटी भी मतलब इस तरह से आएगा। विरासत में भी कुछ लोगों को क्या होता है, खून की कमी का मसला होता है। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया हमने आगे पढ़ना है। थैलेसीमिया भी खून की कमी का एनीमिया की एक क्या है, इसके एक शाख कह सकते हैं, ब्रांच कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्स्ट्रा। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़। इसमें क्या होगा, मलेरिया की वजह से और जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर होंगे वो भी आपकी क्या करेंगे, रेड ब्लड सेल की तोड़फोड़ कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में ये एबनॉर्मलिटी पैदा होगी, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी काज होगी। ठीक है, नेक्स्ट मिसलियंस है ड्रग्स डैमेज टू रेड ब्लड सेल, हाइपर प्लेंसियम। इसमें क्या होगा कि जो ड्रग्स हम लेते हैं अल्कोहल की ज़्यादती की वजह से भी आपकी जो बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी क्या हो जाएगी, तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी, उसका लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको एनीमिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस। दिस इज़ एन इनहेरिटेड familial disorder which causes the metabolic defect in the red blood cell membrane. This lead to an increased permeability of the cell membrane to sodium, which is pumped out. The result in the red blood which are very small in size and spherical in shape rather than biconcave disc. These cells cannot be compressed because they do not have the normal, instead loose bag like cell membrane which can easily rupture or even a slight compression। वो यहाँ पे हमें कहना चाह रहा है कि ये बहुत से जो फैमिलीज़ हैं वहाँ पे वो हेरिडिटी मटेरियल की वजह से आगे जाएंगे, और ये क्या करेगा, इसकी जो मौजूदा जो सेल है वो अलाउ करेगा जो सोडियम है वो सेल में एंटर हो जाए, जबकि वो उसको क्या कर रहा है, पंप आउट कर रहा है। ठीक है, इसका जो साइज़ होगा वो काफ़ी स्मॉल होगा, स्फेरिकल शेप में होगा, और ये जैसे नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसकी तरह बाइकनकेव डिस्क नहीं होगी, और इसको रप्चर करना भी बहुत आसान होगा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर, द पेशेंट सफर फ्रॉम एनीमिया इन द इंटरमिटेंट अटैक ऑफ द जॉन्डिस। जरकान की वजह से जो पेशेंट है एनीमिया का शिकार हुए, द पेशेंट इज मोस्ट liable to develop gall stones and the ulcer on the legs are the quite common। अल्सर के इनके क्या होगा, जिनको यरकान है उसकी वजह से क्या होगा, इनकी लेग्स पर गाल स्टोन्स और द अल्सर की वजह से क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा, बहुत कॉमन है। ट्रीटमेंट के लिए फॉलिक एसिड दिया जाएगा पर डे 5 mg, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाएगा। सप्लिमेंटोकॉनमी इज एडवाइजेबल टू द आल द माइल्ड केसेस। और इसमें ये सब चीज़ें इसे उसकी एनर्जी को बहाल करने के लिए उसको मेन जो चीज़ दी जाएगी वो क्या है, फॉलिक एसिड। उसको ये भी एडवाइस दी जा सकती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब अपने ब्लड्स को क्या करवाए, क्लियर करवाए, मतलब उसका जो उसकी ब्लड में जो खराबी है उसको ट्रीटमेंट के थ्रू उसको क्या करें, अगर आम अल्फाज में गए तो ब्लड को साफ़ करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। इन दिस टाइप ऑफ नेम देयर इज़ एन अबनॉर्मल फॉर्म ऑफ द एच बी कॉल्ड द HBS विच इज़ काज बाय द इनहेरिटेड जेनेटिक। इनहेरिटेड जेनेटिक की वजह से क्या होगा, HB जो है उसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, अबनॉर्मल हो गई, जिसको हम क्या कहेंगे, सिकल सेल एनीमिया। इसकी जो क्लिनिकल फीचर हैं, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द हैंड एंड द फीट। इसमें क्या होगा कि आपकी जो लेग्स हैं और जो हैंड है वो क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, चेस्ट पेन होगी, फटीग होगी, मतलब थकावट होगी, इंटॉलरेंस टू एक्सेसिव ड्यू टू द एक्सरसाइज ड्यू टू द रिड्यूस HB। मतलब HB की जो काउंट है वो काफ़ी डाउन होगी, जिसकी वजह से आप बहुत थकावट महसूस करेंगे और एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। पेलो एक्टर्स एंड द स्प्लेनोमेगली, हेमामेचोरिया, ब्लड इन द यूरिन। मतलब आपको क्या होगा कि आपके यूरिन में भी आपको ब्लड आएगा। डेवलपमेंट ऑफ द इम्यूनिटी फॉर द प्लाज्मोडियम
मतलब जो बैक्टीरिया है, मलेरिया जो मच्छर हैं वो आपकी बॉडी पे जब अटैक करेंगे तो वो भी क्या करेंगे, आपके ब्लड की रिड्यूस की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में क्या करेंगे, बुखार करेंगे। बुखार की वजह से आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो काफ़ी वो होना शुरू कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाएगी और आपको एनीमिया कास होगा। डायग्नोसिस सिकलिंग ऑफ द नॉर्मो blast due to the low oxygen tension, HB is less than 8 mg, और प्रेजेंस ऑफ द HBS इज़ द डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द एग्जामिनेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल। इसमें क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, जिसमें जो HB है वो क्या होगी, 8 mg से भी लेस होगी। ट्रीटमेंट की जाएगी, एनीमिया इज ट्रीटेड विद द फॉलिक एसिड ड्यू टू द इन्फेक्शन, ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक्स। इसमें भी फॉलिक एसिड को ऐड किया जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज वेरिएबल व्हेन द HB इज फॉल देन द, अगर आपकी HB जो 5 mg से भी कम हो जाएगी तो आपको क्या दिया जाएगा, सजेस्ट किया जाएगा कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा लें। नेक्स्ट हमारे पास है एंथेरोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। सेगमेंट्स मतलब हिस्सों में, पार्ट्स में। In the presence of the anticoagulant, the process of the settle down of the red blood cell from the specimen of the blood is known as the sedimentation. The rate at which the settling of the red blood cell occur is known as the, एक ऐसा एक रेट फिक्स किया जाएगा जिसमें क्या होगा कि एंटीकोगुलेंट की प्रेजेंस में एक मिक्सचर तैयार किया जाएगा जिसमें रेड ब्लड सेल्स हो गए किसी भी स्पेसिमेन के, वो बैठ जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन होगी। रेड ब्लड सेल सेटल बिकॉज दे आर हैवियर देन प्लाज्मा। ये बात हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। ESR इनहेंस बाय द रिलैक्स formation. Normal value of the ESR in the first are the वेस्ट्रोजन मेथड। मेल में क्या होगी, 5 to 10 मिलीमीटर होगा, फीमेल में 10 to 15 होगा। एंड द विंट्रोव्स मेथड में मेल का क्या होगा, 0 to 10 मिलीमीटर और फीमेल में 0 to 15। ये दो हम ना क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ को जज किया जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग द ESR साइज एंड द शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, कंटेंट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, फाइब्रिनोजन न्यूट्रलाइज द zeta potential red blood cells so that they become adhere each other resulting and increase the ESR। मतलब क्या होगा कि इनका जो साइज़ और शेप है वो क्या होगी, डिपेंड करेगी। और उसके बाद इसमें जो फाइब्रिनोजन है वो न्यूट्रलाइज कर देगा जीटा पोटेंशियल को। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो काफ़ी क्या हो जाएंगे, एडीर हो जाएंगे एक दूसरे के तरफ, और ये क्या कर देगा, ESR की जो रिज़ल्ट है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। स्पीडिंग ऑफ द नेक्स्ट फॉर्मेशन, specific gravity of the corpuscles, concentration of the cholesterol, टेम्परेचर, द टेम्परेचर इज अबव द 20 डिग्री SR विल बी इंक्रीज। और टेम्परेचर इसके लिए एक डिग्री, एक नॉर्मल स्केल जो है टेम्परेचर का वो सेट किया जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी, विद हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी रेड ब्लड सेल सिंक मोर क्विकली। ठीक है, हाई ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल जो है वो डूब जाएंगे, मतलब जाहिर सी बात है सेटल डाउन हो जाएंगे। डिक्रीज विस्कोसिटी इंक्रीज द ESR, अगर इसकी विस्कोसिटी क्या डिक्रीज हो जाएगी तो ESR को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। फैक्टर इंक्रीजिंग the ESR, increase O, oxygen concentration, increase cholesterol, alpha globulin, increase fibrinogen, और टेम्परेचर अगर 20 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी, क्यूर इन्फेक्शन प्रोटीन इंटर द प्लाज्मा फ्रॉम द साइट ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि वेरिएशन के फिजियोलॉजिकल वेरिएशन आएंगी, पैथोलॉजिकल वेरिएशन, कंडीशनल वेरिएशन आएंगी। इन प्रेगनेंसी दी ESR इज अबाउट 35 मिलीमीटर इन द फर्स्ट आवर एंड इंक्रीज द बिगिनिंग फ्रॉम द 10 to 12 वीक, इट रीच अ नॉर्मल लेवल एट द 3 to 4 वीक आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ESR में पहले जो फर्स्ट आवर होगा उसमें 35 मिलीमीटर होगा, फिर वो क्या होगा बिगिनिंग में 12 to 15 वीक, 10 to 12 वीक में हो जाएगा। ठीक है, इसकी बिगिनिंग जो इंक्रीज़ हो जाएगी, बस शुरुआत में ये इंक्रीज़ हो जाएगा 35 से मिलीमीटर से कितना पहुंच जाएगा, उसके बाद जो इसके नॉर्मल जो रेट आ जाएगा वो 3 to 4 वीक आ जाएगा आफ्टर डिलीवरी। एंड ओल्ड एज ESR इंक्रीज न्यूबेर इज लोएस्ट होगा। चिल्ड्रन में ESR 13 to 30 मिलीमीटर होगा। फर्स्ट आवर में कंसिडरेबल इंक्रीज ड्यू द मेंस्ट्रुएशन, और ये मेंस्ट्रुएशन के साइकिल के दौरान क्या होगा, ये इंक्रीज़ हो जाएगा। पैथोलॉजिकल में क्या होगा, एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से एनीमिया, सिकल एनीमिया जो होगा
एक्सेप्ट वो सिकल एनीमिया की वजह से क्या होगा, उसके अलावा ये सब में क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा, सीवियर ट्रॉमा हो जाएगा, बंस फ्रैक्चर्स होंगे, और उसके बाद इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आएगा, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होगा, मैग्लेनेसिया, ये सब चीज़ें आप बेटा जानते हैं और पहले से भी आप ऊपर भी पढ़ कर आए हैं, ठीक है। कंडीशन इविजिया से डिक्रीज़ कार्डियक फेलियर, पॉलीसेथेमिया और द फाइब्रिनोजेनेमिया, इसमें भी क्या होगा, इसमें जो ESR की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। Clinical significance of the ESR diagnostic significant. The ESR help in the diagnostic disorder and the infection. The presence of an increased ESR suggests an organic disease even in the absence of the any other signs. इसमें क्या होगा, ESR जो हेल्प करेगा डिसऑर्डर को फाइंड करने के, इन्फेक्शन को फाइंड करने के लिए, ठीक है, और सजेस्ट करेगा ऑर्गेनिक डिसीज़ विच इन द एब्सेंस ऑफ द एनी अदर साइंस, और ये क्या करेगा, हमें डिसीज़ के बारे में बताएगा। प्रोग्नोस्टिक significant. These are also help in the prognostic point of the view whether the medicine is effective or not against the disorder of the infection। और ये जो हमारे पास ये सारे का ऐसा प्रोसीजर जिसमें वो बताएगा कि जो आप ये आप मेडिसिन ले रहे हैं वो इफ़ेक्टिव भी है या नहीं है। ये था बेटा आज का आपका टॉपिक, ठीक है, जिसमें मैंने ब्लड से लेकर रेड ब्लड सेल मुकम्मल कर दिए हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके पास जैसे मौजूद है, आपने इसको बहुत अच्छे से क्या करना है, याद करना है। नेक्स्ट हम इसको रेड वाइट ब्लड सेल पढ़ेंगे, देन हमारे पास क्या होगा, प्लेटलेट्स होगा। किसी भी चीज़ की अगर समझ में ना आए तो आप मैसेज करके बेटा पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको लेक्चर को अच्छे से तैयार करें, साथ साथ अपनी तैयारी रखें, ठीक है। लास्ट में अगर आप कहेंगे कि हम आखिरी मंथ में पढ़ लेंगे तो बेटा ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बार बार कह रही हूँ कि मुझे एक लिस्ट बना के सेंड करें कि हमने कितने टॉपिक पढ़ने हैं, एक पेज लें, उसके ऊपर लिस्ट बनाएं और मुझे इसके फार्मास्यूटिकल के भी और इसके टॉपिक्स लिख के दे दें ताकि मुझे आसानी हो जाए, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।